Hey guys, it is Muhammad Farooq, lecturer zoology. Let's go towards very important and very interesting lecture, that is replication of DNA. replication of DNA को समझने से पहले आपने स्ट्रक्चर ऑफ DNA को पढ़ना होगा, यानी इसके ऊपर मेरा बाकायदा एक लेक्चर है बायोमोलिक्यूल्स के प्लेलिस्ट के अंदर आप ढूंढ सकते हो। वहां पर आपको क्रिक एंड वाटसन का मॉडल मिलेगा, वो आप तफसील के साथ पढ़ेंगे तो आपको रेप्लिकेशन ऑफ DNA फिर आसानी से समझ आ सकता है। असल में डीएनए का रिप्लिकेशन है क्या, होता क्या है? द साइंथिसिस ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रिप्लिकेशन, या डीएनए अपना फोटोकॉपी जो बना लेता है, अपना फोटोस्टेट, अपना एग्जैक्ट डुप्लीकेट बना लेता है, डुप्लीकेशन भी इसको हम कह सकते हैं। ये मुख्तलिफ मराहिल में होता है, वन स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ लेंगे इसको। और आपको पता है कि डीएनए कब साइंथिसाइज होती है या कब रेप्लिकेट होती है। आपने अगर सेल साइकिल पढ़ा है, वहां पर जब डिवीजन हो रहा होता है तो सबसे पहले इंटरपेज होता है। इंटरपेज के अंदर आपने एस पेज का भी सुना होगा। एस पेज मींस साइंथिसिस पेज। साइंथिसिस पेज के अंदर डीएनए रिप्लिकेट करता है कब? जब ये लूजली पैक्ड होता है। जब ये टाइटली क्रोमोसोम जब टाइटली पैक्ड होता है तो उसके अंदर डीएनए अक्सर कॉपी नहीं बना सकती। कॉपी बनाने के लिए उन्होंने लूज पैकिंग इख्तियार करना होगा। जिस तरह यहाँ पर देखें, एक सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमोसोम्स पड़े हैं डिस्पर्स फॉर्म, इसको हम क्रोमोसोम नहीं बल्कि क्रोमेटिन कहेंगे। क्रोमेटिन मींस लूज फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। सही, सेल डिवीजन से पहले ये प्रोसेस होता है, यानी इस फॉर्म में ये होते हैं। उस वक्त इसका रेप्लिकेशन हो जाता है, बाद में ये कंडेंस फॉर्म इख्तियार कर जाता है और एक क्रोमोसोम बन जाता है। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर भी था, तफसील के साथ हमने क्रोमोसोम पढ़ा है। हर क्रोमोसोम के अंदर एक मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है। अगर इस तरह एक बाजू यानी कि मोनाड हो, अगर डायोड हो, तो फिर इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए आ सकते हैं। अब इसको तफसील के साथ हम पढ़ते हैं कि किस तरह यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर ये डिवीजन होता है, या डिवीजन समझो या रेप्लिकेशन या साइंथिसिस ऑफ न्यू डीएनए। सही, तो ये बहुत मराहिल है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। आपके बुक के अंदर जिस तरह लिखा है शायद यहाँ पर थोड़ा चेंज हो, क्योंकि मैं अपने कंसेप्ट से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर स्टेप्स थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात समझाऊं कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर वाला जो पोर्शन है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, उसके नाइट्रोजनस बेसिस के साथ फॉस्फेट ग्रुप मिल जाता है, साथ साथ पेंटोज शुगर मिल जाता है। ये सारी चीजें हम मॉडल के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्रिक एंड वाटसन मॉडल के अंदर। तो ये सारे हैं, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। उधर बहुत सारे पड़े हैं न्यू साइंथिसिस के लिए, यानी न्यू डीएनए जब आप साइंथिसाइज कर रहे हो तो उसके लिए नए न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत होती है। वो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर पड़े हैं, लेकिन क्या है वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब इनएक्टिव फॉर्म है तो उसको एक्टिव करना होगा। तो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहला जो स्टेप है वो है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन किस चीज की? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सबसे पहले जो एडेनिन है, सही, एडेनिन असल में एएमपी के फॉर्म में होता है। एएमपी का क्या मकसद है यहाँ पर? यानी एडेनिन मोनोफॉस्फेट। ये फास्फोराइलेज एंजाइम की मौजूदगी में कन्वर्ट होगा एटीपी में। ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं है, ये है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। सेम यहाँ पर थाइमीन मोनोफॉस्फेट चेंज होगा, थाइमीन ट्राइफॉस्फेट, गुआनिन मोनोफॉस्फेट चेंज होगा, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, और साइटोसिन मोनोफॉस्फेट चेंज होगा, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट में। जब ये ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, अब ये एक्टिव हो गए, एक्टिवेट हो गए। अब हम डीएनए रेप्लिकेशन की तरफ चले जाएंगे। सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन इस तरह नहीं कि खुद ब खुद हो रही। इसके अंदर ढेर सारे एंजाइम्स हैं जो इसके कैटालाइजिंग में, इसके सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। वन बाय वन हम पढ़ लेंगे। आपको सिर्फ पहले नाम बताऊं एंजाइम्स के। हमारे पास ये लिकेज एंजाइम है, जाइरेज एंजाइम है, जिसको टोपोआइसोमरेज कहते हैं, पोलीमरेज है, पोलीमरेज 1, पोलीमरेज 2, पोलीमरेज 3, यानी डीएनए पोलीमरेज, फास्फोराइलेज है जिसके अभी मैंने जिक्र की, न्यूक्लियसिस है। बहुत सारे एंजाइम्स है जो इसके अंदर अपना किरदार अदा करते हैं। जब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। वन बाय वन मैं आपको हर एंजाइम का बता दूंगा। आगे जाने से पहले आपको बताऊं, जो अनवाइंडिंग यानी फर्स्ट स्टेप के बाद, एक्टिवेशन के बाद हमारे पास सेकेंड है ओपनिंग ऑफ डीएनए, या कह दो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। अनवाइंड होना किस तरह?
आपको पता है कि डीएनए इस तरह स्पाइरल शेप में होता है और डबल स्ट्रैंडेड है। जब डबल स्ट्रैंडेड है और ये किस तरह स्पाइरल फॉर्म है, इस तरह इसको खोलना होगा। इसके बीच में जो न्यूक्लियोटाइड्स के खासकर ये जो बेसिस वाले पोर्शन है, इनके बीच में एडेनिन और थाइमिन के दरमियान में मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। इन बॉन्ड्स को तोड़ना होगा, साथ साथ में स्पाइरल शेप को स्ट्रेट शेप में बदलना होगा। किस तरह? जिस तरह ये एक स्पाइरल शेप है और ये एक स्ट्रेट शेप, या ये स्ट्रेट लेडर समझो सीढ़ी, ये स्पाइरल सीढ़ी समझो। ये कौन करता है, इसको कौन सीधा करता है? एक एंजाइम आता है जिसका नाम है, यहाँ पर देखो ये मैंने सबके नाम लिखा है, शायद आपको सही नजर ना आ रहा हो, जाइरेज एंजाइम है या इसको टोपोआइसोमरेज कहते हैं। टोपोआइसोमरेज आता है, हर जगह पे अटैच नहीं होता। जिस तरह यहाँ पर मैंने ब्लैक डॉट लिखा है, ORI लिखा है, इसको ORI कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक स्पेसिफिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हर डीएनए के अंदर होता है, यानी एक छोटा सा सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ये अक्सर यूकैरियोट्स के अंदर ज्यादा होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ORI होता है, यानी एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ जाइरेज अटैच होता है, ये वाला एंजाइम है जिस तरह मैंने इमोजी बनाया। ये जाकर इसके साथ जब अटैच होता है तो ये जो यहाँ पर फोल्डिंग आपको नजर आ रही है, आपको स्पाइरल शेप्स नजर आ रहे हैं, ये इस तरह थे पहले, इस तरह स्ट्रेट हो जाएंगे। जब ये स्ट्रेट हो जाएंगे इस तरह एक स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेगा। सही है? कुछ लोग इसको रेप्लिकेशन बबल भी कहते हैं, कुछ लोग इसको रेप्लिकेशन फॉर्क भी कहते हैं, वो भी मैं समझाता हूँ। जो मैंने कहा कि इसको रेप्लिकेशन बबल कहते हैं, रेप्लिकेशन बबल यहाँ को या इस पोर्शन के शेप की वजह से कह सकते हैं, लेकिन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि रेप्लिकेशन बबल अक्सर हम स्पाइरल किस्म के डीएनए के अंदर ये बात करते हैं। स्पाइरल किस्म यानी जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर इस तरह डीएनए होता है, उसके बीच में जब इस तरह पोर्शन आ जाता है तो इस तरह एक बबल शेप को इख्तियार कर लेता है, उसको रेप्लिकेशन बबल कहना चाहे। लेकिन यहाँ को भी मतलब कुछ ऐसे बुक्स है जिसके अंदर ये लिखा कि रेप्लिकेशन बबल है, तो आप ये रेप्लिकेशन बबल ही समझे। और रेप्लिकेशन फॉर्क इसको हम क्यों कहते हैं? ये रेप्लिकेशन फॉर्क इस शेप की वजह से, जिस तरह मेरी उंगलियां हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, खासकर ये जो मैंने लास्ट में बनाया है, ये ग्रीन कलर का यहाँ तक ये एक रेप्लिकेशन फॉर्क है। अब खतरा ये है, अच्छा सॉरी एक बात मैंने नहीं बताई, उन्होंने तो सिर्फ स्ट्रेट बनाया। आपको पता है कि इनके स्ट्रेट बनने से काम नहीं होगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, उनको तोड़ना भी लाजमी है। उनको तोड़ना किसका काम है? यहाँ पर एक रेड कलर का मैंने एंजाइम बनाया है जिसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम का काम है कि इन बॉन्ड्स को तोड़ना। कौन से बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। जब इसको तोड़ देते हैं तो इनके बीच में अब कुछ भी नहीं, यानी कि उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर आपको नजर नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि ये दोनों स्ट्रैंड्स अब बिल्कुल अलग अलग हो गए। अब हर स्ट्रैंड को हम एक टेम्पलेट कह सकते हैं, क्योंकि ये एज ए टेम्पलेट काम करते हैं। टेम्पलेट क्या है? यानी ये अपनी तरह दूसरा कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना सकता है, इसके अंदर ये सलाहियत है, इसको कहते हैं टेम्पलेट। इसके साथ साथ यहाँ पर एक प्रोटीन अटैच होता है इसके साथ। वो कुछ बुक के अंदर SSB लिखा होता है, कुछ बुक्स के अंदर SSS लिखा होता है, ट्रिपल S। क्या मतलब है SSB? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन या सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सही। और ये जो ट्रिपल S है, सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन है। यानी कि ये क्या काम करते हैं? मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर के बनाए हैं, ये इन दो स्ट्रैंड के साथ अटैच होते हैं, इसको वापस स्पाइरल होने से या आपस में कनेक्ट होने से बचाने का काम सर अंजाम देते हैं। यहाँ पर अब तकरीबन ये एक वो बन गया, एक ओपनिंग हो गई। अब आसानी से ये रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकता है। स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम को बताने से पहले आपको एक बात और बताऊं। अक्सर जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसका रूल ये है कि वो 5 to 3 सीमित होता है। 5 to 3 आपको मैंने स्ट्रक्चर के अंदर यानी डीएनए के स्ट्रक्चर के लेक्चर के अंदर समझाया है। 5 एंड का मतलब कि यहाँ पर इस एंड पर कार्बन नंबर 5 फ्री होता है। 3 प्राइमर मीन्स कि वहां पर उसका लास्ट वाला जो पोर्शन है वहां पर कार्बन नंबर 3 फ्री होता है। या यहाँ कार्बन नंबर 3 के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है OH। यहाँ पर कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप अटैच है। वो अगर आपने समझना है तो स्ट्रक्चर वाला लेक्चर आपने देखना होगा। यहाँ पर
आपको वो जो मैंने प्रॉब्लम बताना था वो इसका थर्ड स्टेप है प्राइमर फॉर्मेशन। यहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता तब तक जब तक यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ना आ जाए या पहले से अवेलेबल ना हो। कुछ न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल होने चाहिए, बाद में ये रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इधर कहाँ से आएंगे, इधर एक एंजाइम है जिसका नाम है प्राइमेज। प्राइमेज की मदद से एक आरएनए का टुकड़ा बनेगा। उस टुकड़े का नाम है प्राइमर। प्राइमर तकरीबन 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स का छोटा सा आरएनए फ्रेगमेंट है, वो आकर यहाँ पर अटैच होता है। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, मैंने कहा डीएनए रेप्लिकेशन अक्सर 5 to 3 सिंथ होता है। 5 to 3 ये न्यू स्ट्रैंड की बात हो रही है भाई। ये देखो अगर ये 5 to 3 हो रहा है तो इसका ये तो न्यू स्ट्रैंड है, सही। इसका प्री एग्जिस्टिंग वाला स्ट्रैंड यानी पेरेंटल स्ट्रैंड जो पहले से मौजूद हो वो 3 to 5 होना चाहिए, फिर इसका अपोजिट सही आ सकता है। यहां पर ये वाला जो स्ट्रैंड है ऊपर वाला ये असल में 3 to 5 है। इधर भी मैंने लिखा है तो आपको आसान से नजर आने के लिए मैंने दोबारा इधर भी फिर से 3 लिखा है, यानी ये वाला जो स्ट्रैंड है इसका ये जो है इधर फंक्शनल ग्रुप OH है या कार्बन नंबर 3 फ्री है, तो इधर इसको 3 प्राइम हम कहते हैं। यहाँ पर वो जो प्राइमर है आकर अटैच होता है, तो प्राइमर के ऊपर जाहिर सी बात 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब कुछ भी इनके बीच में आ सकते हैं नंबरिंग। फिर यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, आपको मैंने कहा कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स पड़े हैं, अब एक्टिवेट भी हो गए। हर एक आकर अपने पार्टनर के साथ बॉन्ड बना लेगा, एक प्यूरिन का एक पायरिमिडीन का। एडेनिन थाइमिन के सामने आएगा और ग्वानिन साइटोसिन के सामने आता है। समझो यहाँ पर एक मिनट में मार्कर उठाऊं, यहाँ पर अगर एडेनिन है तो इधर इसके सामने थाइमिन आएगा, यहाँ पर अगर थाइमिन है तो इसके सामने एडेनिन आएगा, यहाँ पर अगर ग्वानिन है तो इसके सामने साइटोसिन आएगा। इस तरह ये चेन होता जाएगा, लंबा होता जाएगा। लेकिन कब, किसकी मदद से, यहाँ पर एक और एंजाइम आता है जिसका नाम है, इधर मतलब रेप्लिकेशन में स्टार्ट होना है, यहाँ पर एक बड़ा एंजाइम आता है इस तरह का, इधर अटैच होता है, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज, इधर सिर्फ मैंने पॉलीमरेज लिखा है, डीएनए भी लिखना चाहिए क्योंकि पॉलीमरेज एंजाइम्स अक्सर आरएनए के अंदर भी आते हैं। और यहाँ पर मैंने रेड कलर का ये वाला, ये जो रेड कलर का मैंने एक एंजाइम बनाया है इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 3। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, वो इस चेन को, न्यू स्ट्रैंड को एलोंगेट करता है, लंबा कर देता है, बनाने का काम सर अंजाम देता है। मसला ये है कि जब न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं यहाँ पर इसके सामने बैठ जाते हैं, इनके दरमियान बॉन्ड बनाना भी तो लाजमी है। इस वक्त जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा था कि ये अलग किसने किए थे, ये लिगेज एंजाइम है। यहाँ पर उसका अपोजिट एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइगेज। लाइगेज आकर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे, यानी इधर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इधर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इस तरह। बाकी तो मैंने ऑलरेडी लिखे हैं। इस तरह एक चेन बन जाएगा, होते होते इन तक चला जाएगा, सही। अब एक मसला ये है, ये तो इतना बड़ा डीएनए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर खत्म हुआ है, लेकिन जहां पर रेप्लिकेशन कंटिन्यू है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो तो यहां से हुआ यहाँ तक। तो ये क्या करता है, ये सारे एक साथ नहीं करता। अब यहाँ तक कंप्लीट हुआ, यहाँ पर फिर से मैंने हेलिकेज एंजाइम बनाया है, सही। ये इसको तोड़ने का काम सर अंजाम देंगे और साथ साथ जो जाइरेज एंजाइम्स है या टोपोइसोमरेज वो आकर इसको अनवाइंड करेंगे और ये जो हेलिकेज है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देंगे। ये खुलता जाएगा और रेप्लिकेशन आगे जाता रहेगा, सही। अच्छा, ये जो न्यू वाला स्ट्रैंड है इसको डॉटर स्ट्रैंड भी कहते हैं, और जो पहले वाला था प्री एग्जिस्टिंग, इसको कौन सा स्ट्रैंड कहते हैं, पेरेंटल स्ट्रैंड, सही। और एक टेम्पलेट का काम भी सर अंजाम देते हैं। ये जो स्ट्रैंड है न्यू स्ट्रैंड, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये कंटिन्यूअसली बन रहा है, क्यों? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू डीएनए रेप्लिकेशन रूल चल रहा है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन 5 to 3 सिंथ में होना चाहिए, ठीक है। ये पुराना वाला जो स्ट्रैंड है ये 3 to 5 है, तो इसका अपोजिट वाला क्या आना चाहिए, 5 to, इधर 5 है तो ये वाला सिंथ 3। तो ये बिल्कुल इसके रूल के मुताबिक जा रहा है, एक मुकम्मल स्ट्रैंड बन जाएगा, दरमियान में कोई गैप नहीं आएगा। इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लीड करने वाला, लीडिंग स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस है,
ठीक है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज है कि यार इस स्ट्रैंड को लीडिंग कहते हैं या इसको, नहीं नहीं भाई, न्यू स्ट्रैंड जो है वो लीडिंग है। कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज है भाई, जो 5 to 3 सिम्त बन रहे हैं ये पुराने स्ट्रैंड की बात हो रही है या नए स्ट्रैंड की? यार ये सारी बातें न्यू स्ट्रैंड्स के लिए है, पुराने तो ऑलरेडी बन चुके हैं, सही, वो तो एज ए टेम्पलेट काम सर अंजाम दे रहे हैं। अब देखो प्रॉब्लम है इस, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम, वो क्या है, ये वाला जो स्ट्रैंड है नीचे वाला प्री एग्जिस्टिंग यानी ओल्ड पेरेंटल स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट जो काम सर अंजाम दे रहा है, ये यहाँ पर इसका 5 प्राइम एंड है, यहाँ पर इसका 3 है, तो इसका अपोजिट अगर यहाँ पर आ रहा है इसी तरह एक्सटेंड बन जाए तो प्रॉब्लम ये होगा, ये वाला अगर 5 है तो ये वाला 3 है, तो ये 3 to 5 जाएगा, तो ये तो अगेंस्ट द रिप्लिकेशन रूल चला जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हल करने के लिए हमारे पास एक तरीकेकार है, यानी हमारे डीएनए के प्रोसेस के लिए नेचर के पास एक तरीकेकार है। ये क्या करते, यहाँ पर प्राइमर को अटैच करता है, लेकिन कहाँ पर, डायरेक्ट इधर अटैच नहीं करता। अगर यहाँ पर उन्होंने अटैच कर लिया फिर प्रॉब्लम ये होगा कि ये 3 to 5 बनेगा, तो वो क्या करती है नेचर, प्राइमर को अटैच करता है दरमियान में। अगर ये प्रोकैरियोट से तो 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड जंप लगा कर इधर ये प्राइमर अटैच होता है, सही, फिर जंप 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड जंप लगा कर इधर अटैच होता है। मैंने तो सिर्फ 4-5 न्यूक्लियोटाइड लिखे आपको समझाने के लिए, लेकिन अगर यूकैरियोट्स हो तो ये प्राइमर 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड जंप लगाकर उधर अटैच होते हैं। एक प्राइमर यहाँ पर अटैच हुआ तो क्यों जरूरी है प्राइमर का होना, क्योंकि पहले से कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए, फिर ये कंटिन्यूअसली जा सकता है। तो इधर सही, फिर जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है ये आकर इधर अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर गुआनिन के सामने साइटोसिन, थाइमिन के सामने एडेनिन आ जाएगा, इनके साथ अटैच हो जाएंगे ये एक्टिवेटेड वाले। फिर से यहाँ पर लाइगेज एंजाइम का जरूरत है जो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले, तब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। जिस तरह एक सीढ़ी है, मतलब ये एक सीढ़ी है तो उसके बीच में स्टेयर्स होने चाहिए, एक सीढ़ी है, एक बाजू इसका ये है कि ये है, तो इस यहाँ पर स्टेयर्स होने चाहिए इसको कनेक्ट करने के लिए। सेम यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। जब यहाँ पर एक टुकड़ा बन गया, ये तो एक मुकम्मल वो नहीं बना, क्या नाम है, स्ट्रैंड। तो असल में आपको हमारे मशरे से रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ। ये वाला जो लाइन बन रहा है, ये जिस तरह हमारे यहाँ लोग 1 वे पे ड्राइविंग कर रहे होते हैं, अब ये तो सही है, ये तो 1 वे आपका अपना साइड था, लेकिन जब यहाँ पर आप 1 वे पे आ रहे हो तो आपने तकलीफ को फेस करना होगा। तो एक यहाँ तक आगे एक छोटा सा टुकड़ा बना लिया, फिर प्राइमर आकर अगर ये प्रोकैरियोट से 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स आगे जाकर अटैच होता है, फिर एक छोटा सा टुकड़ा बना लेगा, फिर एक छोटा सा टुकड़ा बना लेगा। ये वाला जो डॉटर स्ट्रैंड है ये बेचारा बहुत तकलीफ से बनता है, छोटे छोटे टुकड़ों से बनता है। हर टुकड़े को हम ओकाज़की फ्रेगमेंट कहते हैं। ओकाज़की फ्रेगमेंट क्यों कहते हैं, जिसने ये डिस्कवर किया था उस मरहूम का नाम ओकाज़की था, ठीक है। अच्छा, अब जब ये मुकम्मल हो जाए, ये नहीं बताया कि ये जो डॉटर स्ट्रैंड बन रहा है टुकड़ों टुकड़ों में, जो इसका अपोजिट वाला बना था, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट बना था ये वाला, सही, वो तो सही है, वो तो लीडिंग स्ट्रैंड हो गया। ये जो टुकड़ों में बन रहा है इसको हम लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जो आप कंफ्यूज थे कि लेगिंग क्या है, लेगिंग वो स्ट्रैंड जो टुकड़ों में बन जाए, और वो टुकड़े इस पुराने वाले स्ट्रैंड की बात नहीं हो रही, नए वाले स्ट्रैंड की बात हो रही, ठीक है। तो ये टुकड़ों में बन गया, इसको लेगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, इसको डॉटर स्ट्रैंड भी कहते हैं, और पुराना वाला जो था उसको पेरेंटल स्ट्रैंड हम कह सकते हैं, सही। तो इस तरह रेप्लिकेशन होता जाएगा, फिर यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, आगे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। अब ये जो प्राइमर यहाँ पर अटैच है इसको बीच से निकालना जरूरी है। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम आएगा। कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज 1, ये एंजाइम आएगा। इसने इस प्राइमर को, इसके 2 फंक्शंस है। सबसे पहले ये जो यहाँ पर क्या नाम है, प्राइमर, इसको डिटेच करना होगा, इसके साथ उसकी बॉन्ड तोड़ना होगा, इसको हटाना होगा, साथ साथ में इसको थोड़ा लंबा कर देगा। क्या? अगर ये वाला उन्होंने हटा दिया तो ये चेन थोड़ा लंबा कर देता है, लेकिन इनके अंदर अभी भी मतलब थोड़ा सा गैप है। वापस लाइगेज एंजाइम आता है, इन दोनों को आपस में क्या कर देता है,
इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता है। इनको आपस में कनेक्ट करने का काम किसका है? लाइगेज का। लाइगेज का जिस तरह यहाँ पर उन्होंने दो न्यूक्लियोटाइड्स या दो बेसिस को कनेक्ट करने का काम सर अंजाम दिया, सेम यहाँ पर ओकाज़की फ्रेगमेंट्स के अंदर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाकर इनको कनेक्ट कर देते ताकि एक कॉन्टिन्यूअस चेन बन जाए। सही। अच्छा, अब हम इसको ओकाज़की फ्रेगमेंट्स नहीं कह सकते, तो इनके बीच में गैप्स खत्म हो गए। अब इसके साथ साथ जब ये काम मुकम्मल हो जाए, डीएनए पॉलीमरेज 2 का काम ये है कि अगर इधर कोई मतलब कोई जगह टूट जाए, वो आकर रिपेयरिंग का काम सर अंजाम देते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 फिर से आता है, यहाँ पर क्या काम करते हैं? प्रूफ रीडिंग करता है। प्रूफ रीडिंग क्या है कि भाई इधर कोई जिस तरह कलर कोई लेटर बनाता है नोटिफिकेशन किसी चीज के लिए, या मतलब कोई सर्कुलर बनाता है, तो फिर प्रिंसिपल उसको देखता है कि उसके अंदर क्या क्या गलतियां आई हैं। सही। इसको प्रूफ रीडिंग कहते हैं कि आप एक नजर उस पर डालिए। आप थीसिस बना लिया अपने एमफिल के पीएचडी के, आपको सुपरवाइजर या एक्सटर्नल इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या गलतियां हैं। सेम यहाँ पर इसका भी प्रूफ रीडिंग होता है, एक नजर डालना पड़ता है कि कोई गलती आया हो तो उसको ठीक करते हैं। फिर भी अगर उन्होंने गलती को जज नहीं किया तो यहाँ पर आपको बताऊं कि यहाँ पर एरर आएगा। अगर ये एरर आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे? म्यूटेशन। वो फिर एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर तकरीबन ये खत्म हो गया। तो यहाँ पर एप्लीकेशन भी हो गया, ये जो 5th स्टेप था रिमूवल ऑफ प्राइमर वो भी खत्म हो गया, प्रूफ रीडिंग भी मुकम्मल हो गया। फिर यहाँ से एक बात आपको और भी बताऊं कि ये जो डीएनए के रिप्लिकेशन है, सबसे पहले इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, आपने सारे देखे भी होंगे, या अगर टाइम मिला तो मैं इसके ऊपर भी लेक्चर्स भी बना लूंगा, लेकिन मुश्किल है। तो उसके अंदर सबसे पहले लोगों ने रिकमेंड किया कंजर्वेटिव मॉडल, दूसरे में फिर डिस्पर्सिव वाला जो मॉडल था उन्होंने, लास्ट वाला जो था वो सेमी कंजर्वेटिव था। तो ये जो कंजर्वेटिव मॉडल है या डिस्पर्सिव मॉडल है ये रिजेक्ट हो गए, जो कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन या सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बन गया। ये बिल्कुल वाटसन एंड क्रिक के मॉडल के साथ मैच हो रहा था। सेमी कंजर्वेटिव क्या है? सपोज ये डीएनए बन गया, नया डीएनए, तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ पुराने स्ट्रैंड के मटेरियल है, कुछ न्यू स्ट्रैंड के आ गए, तो इसमें सेमी कंजर्वेटिव डीएनए बन गया। यानी कि एक क्या नहीं, अगर एक का होता तो फिर कंजर्वेटिव होता। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये वाला जो डीएनए बन गया, शायद ये तो मोबाइल का कैमरा है, पता नहीं आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। एक ब्लू कलर का है, सपोज ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, और एक जो डॉटर स्ट्रैंड ब्लैक कलर का बन गया, तो इस वजह से इसको सेमी कंजर्वेटिव डीएनए कहते हैं, या सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, या सेमी कंजर्वेटिव क्या नाम है मॉडल कहते हैं। तो इसके साथ साथ तकरीबन ये अच्छा, ये जो मैंने कहा कि डीएनए पॉलीमरेज के साथ न्यूक्लियसेस और दूसरे भी एंजाइम्स हैं जो कि प्रूफ रीडिंग का काम सर अंजाम देते हैं। इसके साथ साथ ये लेक्चर खत्म हुआ। अगले लेक्चर तक मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।